Assalamualaikum. I welcome you all on behalf of AZ Publisher Company। और जैसा कि मैडम ने बहुत सारा इंट्रोडक्शन बता दिया है, पहली चीज़ तो जब भी ट्रेनिंग का सुनते हैं तो एक चीज़ ध्यान में आती है कि कोई आके बोलेगा और हम सुनेंगे। तो बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हमें लर्न करना है। कुछ मैं आपसे सीखूंगा और कुछ आप मुझसे सीखेंगे और कुछ मैं आपसे सीखूंगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें हम सीखने के लिए आए हैं और हम सबका मकसद एक ही है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सब माशाल्लाह प्रिंसिपल्स हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हमारी कौम, हमारी आने वाली जो नस्ल है वो बेहतर होनी चाहिए। सब एग्री करते हैं इस बात से? कोई ऐसा तो नहीं जो ये ना चाहता हो, सब एग्री करते हैं। तो बेसिकली टॉपिक हमारा मॉन्टेसरी है, लेकिन हम जर्नल एजुकेशन पे डिस्कशन करेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दूँ। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। 16 सालों से यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 4 साल पहले जब मैंने फोकस किया, पहले एक तो टीचिंग इतना ज़्यादा पैशन नहीं होता है किसी का भी, लेकिन जॉब थी, करनी थी। लेकिन 4 साल पहले लाइफ चेंज हुई तो समझ में आया कि बच्चों के ऊपर काम करना है। अब टीचिंग में आए तो कुछ करना है। तो आज हमने सबने तहैया करना है कि आज से हमने बच्चों की बेहतरी के लिए काम करना है, क्योंकि जब हम उस तरफ सोचेंगे तो हमें सॉल्यूशंस भी नज़र आएंगे। तो एक तो मैंने गैप आइडेंटिफाई किया कि क्या है, और 4 साल पहले फिर मैं आया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा मसला क्या है। तो उस मसले को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ होंगे, मिलकर हम आइडेंटिफाई करेंगे और देन उससे सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले मॉन्टेसरी। अब चूँकि टॉपिक हमारा मॉन्टेसरी है, तो मॉन्टेसरी बेसिकली मारिया मॉन्टेसरी एक एजुकेशनिस्ट थी। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जो बच्चे हैं उनको अपनी मर्जी से पढ़ना चाहिए। उसके मुकाबले में जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कहता है कि एक बुक आपके पास है, वो बुक आपने बच्चों को पढ़ानी है, चाहे किसी भी तरीके से पढ़ाएं, आपने उसे पढ़ानी है। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि नहीं जी, बच्चे के अंदर जो है वो डिज़ायर लर्निंग होनी चाहिए। तो वो डिज़ायर लर्निंग जो है वो, अगर बच्चे के अंदर वो डिज़ायर पैदा होगी तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको स्टडी करेगा। तो आज की जो हमारा आउटलाइन है वो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके एजुकेशन सिस्टम और उसके स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम सबसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ हम सीखेंगे। आप ट्रेनिंग को या इस सेशन को बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम हर रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन खुतबा क्यों दिया जाता है? हमें पता होता है कि कारसम ने जो बोलना है वो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन इकट्ठे बैठने से और डिस्कशन करने से क्या होता है कि चीज़ें रिव्यू हो जाती हैं। हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि काफ़ी दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो जब हम ऐसी डिस्कशन में आते हैं तो हमें वो चीज़ें रिव्यू होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन चीज़ों को दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में भी यही मोटिव होगा कि हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हमने बात की हमारे मॉन्टेसरी की। तो सबसे पहले हम आते हैं एजुकेशन इंट्रोडक्शन में। अगेन मारिया मॉन्टेसरी की बात करेंगे कि उन्होंने कहा थी कि हमारे पास जो है वो एक सिस्टम ऐसा हम डेवलप करें जो कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। उनकी अप्रोच भी अच्छी थी, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं कि हर एक कंट्री का अपना सिस्टम है, हर एक का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके मुताबिक हमने लेके चलना है। ओके जी। अगेन द गोल ऑफ अर्ली एजुकेशन जो है वो यही है कि बच्चे के अंदर डिज़ायर पैदा होनी चाहिए। ये मारिया मॉन्टेसरी का कहना था। अब एजुकेशन सिस्टम की हम बात करेंगे तो बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। उसमें जो सबसे मेन पिलर आपके सामने है दैट इज़ अ टीचर एंड इंस्टीट्यूट। ये मेन प्राइमरी पिलर है हमारा, वो टीचर और इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम सब शामिल हैं। और अल्टीमेटली हम सबका जो बच्चा, जब भी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो किसी स्कूल से स्टार्ट होता है, किसी टीचर से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो बुक आती है। और बुक में अब जो बुक का कॉन्सेप्ट है वो एक्सटेंड हो चुका है। इंटरनेट का एज है, इंफॉर्मेशन का एज है, तो हमारे पास कंटेंट आ गया है। कंटेंट कैसा आप बच्चे को दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कंटेंट देंगे वैसा ही बच्चे की ग्रोथ होगी। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज़ स्टूडेंट। खुद जो स्टूडेंट आपके पास पढ़ने के लिए आया है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना डिज़ायर है कि वो पढ़ना चाह रहा है। तो बेसिकली जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है। और हम सब चूँकि प्रिंसिपल्स भी टीचर स्टेज से होकर गुजरते हैं ना, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जैसे चाइनीज़ का एक प्रोवर्ब है कि अगर आपको हंसना नहीं आता तो आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप में शफकत नहीं है तो आपको टीचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर किसी चीज़ का नाम नहीं है कि रवैये का नाम है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि जब भी उस्ताद का लफ्ज़ मैं बोलूँ तो आपके जहन में क्या तस्वीर आती है उस्ताद की? एक शफीक इंसान जिसने हमें पढ़ाया, जिसने हमें बड़ा किया। तो ऐसा होना चाहिए। तो जो टीचर है उसको शफीक होना चाहिए, क्योंकि शफकत इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि आपके अंदर अगर होगा तो आपके बच्चे आपके साथ अटैच होंगे।
अगर आपके साथ बच्चे अटैच नहीं हैं तो आप उनको सिखा नहीं सकते हैं। सीखने का अमल कब शुरू होता है? जब आप किसी पे भरोसा करते हैं। बच्चा आपसे क्यों सीखेगा अगर उस पर आपको पे भरोसा ही नहीं होगा? ठीक है, लाइक शफीक नहीं है आप, जो है वो आपका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चों के साथ, तो कभी भी आप बच्चों को लर्निंग नहीं दे सकते हैं। तो पहली चीज़ ये सब हम सबको पता है, जैसे कि रिव्यू कर रहे हैं कि टीचर के अंदर जो सबसे मेन क्वालिटी होनी चाहिए वो शफकत वाली होनी चाहिए। और कैसे करना है, कैसा शफीक बनना है, ये हम सबको पता है। हम सब ने जस्ट इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। तो छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम अमल शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम ये सारी चीज़ों पे जो है वो अबूर आना शुरू होगा। एंड देन हमारी अगेन जो दूसरी चीज़ जिस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ कि टीचर का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। आजकल जो कि काफ़ी हमने ना चीज़ों को रीफ्रेज कर दिया है। आजकल हमारा टारगेट जो है वो पैसा बनाना हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली टीचर का जो गोल क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट उसकी इज्जत करे। ये एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मुकाम है। कहते हैं ना टीचर और सड़क एक ही जगह पर रहती है, लेकिन जो मुसाफिर होते हैं वो और जगह पर पहुंच जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कभी भी अगर 16 सालों में मैं टीचर हूँ और मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी जगह पर भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे आगे हैं। वो बहुत इज्जत करते हैं और मुझे उनको देख के ज़्यादा खुशी होती है कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। और जब भी वो मिलते हैं और जब भी इवन कि किसी की जॉब लगती है तो सबसे पहला मैसेज मुझे आता है कि सर आपकी वजह से हम आज तक यहाँ पे हैं। तो ये वो एक मोमेंट, वो एक खुशी का पल आप लोगों के लिए। आपके स्कूल का बच्चा जो है वो कहीं पर भी जाता है, कहीं पर भी रिप्रेजेंट करता है खुद को, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए एक प्राइड मोमेंट होगा। तो हमेशा, और ये कब होगा आपके लिए प्राइड मोमेंट? जब आपने भी उतनी ही मेहनत की होगी उस बच्चे के ऊपर। अगर आपकी मेहनत नहीं है तो बच्चा हो सकता है कि डरते मारे बताए भी ना कि मैं किस स्कूल से हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला कंपोनेंट जो है वो टीचर है, जिसमें हम सब शामिल हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसा दी बेस्ट अपनी तरफ, और हम सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं जितने भी स्कूलों में हम गए हैं और जितने भी प्रिंसिपल से हमारी मुलाकात हुई, यकीन करें दिल खुश हो जाता है इंडिविजुअल सबसे मिलके। और आज अब सब लोग भी यहाँ पे देख के उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाते हैं, दैट इज़ द बुक। अब बुक क्या करती है, या कंटेंट। बेसिकली अब कंटेंट आपको या बच्चे को, और बेसिकली कंटेंट क्या है, दैट इज़ अ ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट एंड अ टीचर। अब टीचर कैसा पढ़ाएगा, कहाँ से देख के पढ़ाएगा, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। ठीक है, और बुक्स के हवाले से या कंटेंट के हवाले से अगेन हमारे पास बहुत सारी जो समझे कि ऑप्शंस हैं कि हमने कौन सी बुक चूज़ करनी है, कौन सी बुक बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना होता है। तो हमारे यहाँ पे आने का मकसद क्या, आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि कभी भी एक ही जगह पे स्टिक नहीं होना, आपको मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ करने हैं। क्योंकि इतनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है कि उतनी तेज़ी से हम जितना सोच भी नहीं सकते, उतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले क्या थी, एक साल के बाद जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बुक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कि आपने जब भी बुक चूज़ करनी है तो उसको आपने बहुत एहतियात से अपने आने वाले टाइम को देख के, बच्चों की रिक्वायरमेंट को देख के, तब आपने इस चीज़ का डिसीजन लेना है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज़ द मेन कंपोनेंट, जैसे कि मैं बताया कि उसके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे इख्तियार में दो चीज़ें हैं कि हमने एक अच्छे टीचर भी हैं और अच्छा कंटेंट भी हम बच्चों को दे रहे हैं। अब तीसरी चीज़ है स्टूडेंट के अंदर डिज़ायर पैदा करना। तो ये क्या है, ये स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना लर्न कर रहा है। लेकिन आज हमारा मसला क्या है, अगर हम स्टूडेंट के प्रॉब्लम की बात करेंगे कि अब इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टूडेंट जिसने लर्न करना है, जिसने ग्रो करना है, ऐसे ही है। अब हम तो अपना काम बेहतर से कर रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट भी हमारे पास है, बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा, जो कि आज के दौर का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे मेहनत हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, और सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को ट्यूशन जाते हैं, रात को फिर होमवर्क कर रहे होते हैं, और फिर भी उतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? तो बेसिक जो है स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, दैन उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, पढ़ने को दिल ही नहीं करता। कैसा, क्या ख्याल है कि दैट्स द मेन रीजन कि स्टूडेंट का पढ़ने को दिल नहीं करता? ऐसा है कि नहीं है? सब एग्री करेंगे? हमारा करता था जब हम स्टूडेंट थे। क्या ख्याल है अपने बारे में, हमारा क्या ख्याल है कि हमारा दिल करता था? उसकी वजह क्या है? पढ़ना आसान है कि मुश्किल है? तो मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, तो बच्चे क्या बोलते हैं? पढ़ना आसान है। कॉन्शियसली बोलते हैं पढ़ना आसान है, लेकिन पढ़ना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। ऐसे ही है, हम पेरेंट्स से कहते थे कोई और काम करवा लो, बस पढ़ाई ना करवाओ हमसे। दैट इज़ द रीज़न, लैक ऑफ इंटरेस्ट क्यों है?
उसकी वजह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको उसकी अगर वजह मिल गई तो उसके बाद फिर बच्चों को आपको कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, इवन कि ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप देखेंगे आपके स्कूल के रिजल्ट जो है वो 100% हो जाएंगे। तो उस वजह को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से हमारा दिल भी नहीं करता था पढ़ने को और हमारे बच्चों का भी दिल नहीं करता पढ़ने को, और जिस जो है वो गैप को मैंने आइडेंटिफाई किया उसके ऊपर अभी हम आएंगे। उससे पहले जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि एजुकेशनल स्किल्स क्या हैं। जब भी बच्चा स्कूल में आता है तो उसको कौन कौन सी स्किल्स दी जाती हैं। सबसे पहले रीडिंग, देन राइटिंग, और तीसरा काम उसने क्या करना होता है, रिमेंबरिंग। पहले बच्चा पढ़ता है, पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, एंड देन उसको याद करना। अब पढ़ना क्या होता है, जैसे बच्चा स्कूल में आया, जैसे मोंटेसरी की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चा आया तो उसमें सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अलिफ अनार बे बकरी, 1 2 3, 1 2 3, ये सारा कुछ उसे पढ़ाया जाता है, लफ्ज़ों की पहचान करवाई जाती है। तो यहाँ से शुरू होता है, फिर वर्ड्स को सीखता है, वर्ड्स को सीखने के बाद पैराग्राफ पढ़ता है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसे कोई भी बुक दे दी जाए तो वो पूरी बुक पढ़ लेता है। हमारे सब बच्चे माशाल्लाह जो है वो पढ़ने में A1 होते हैं, उन्हें कोई भी बुक दे दी जाए, कोई भी कंटेंट दे दिया जाए, वो उसको ईजिली पढ़ लेते हैं। तो पढ़ाई वाला काम हमारे जिम्मे है, हमने बेहतरीन तरीके से उसे अंजाम दे दिया। दूसरा काम होता है राइटिंग का, लिखना, कि जब बच्चे को पढ़ना आ जाता है तो वो लिखना स्टार्ट करता है। आजकल डॉटेड कॉपीज है, हमारे ज़माने में टीचर लिख के देती थी, तख्तियाँ लिखते थे हम, तो वो डॉटेड कॉपी के ऊपर जो है वो लिखना शुरू करता है, ABC से शुरू करता है, अलिफ बे 1 2 3 लिखना शुरू करता है, और उसके बाद पूरे वर्ड्स लिखता है, उसके बाद पूरे सेंटेंसेस लिखता है, उसके बाद जो भी चीज़ उसे दे दी जाए तो उसको वो इजीली लिख लेता है। अब ये 2 काम हो गए। अब तीसरा काम है रिमेंबरिंग। अब उसे याद करना है, पढ़ना भी आ गया, उसे लिखना भी आ गया, अब उसने याद करना है। तो क्या किसी ने सिखाया कि याद कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को याद कैसे किया जाता है? जब हम छोटे थे और हमने टीचर से पूछा कि टीचर जी से याद कैसे करना है, तो टीचर ने हमें क्या बोला, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। और हम भी यही कहते हैं बच्चों से कि पढ़ो। अब वो बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो पहली स्किल थी उसी के ऊपर हमने लगा दिया कि बच्चों को बार बार पढ़ो इसे। अब बच्चा पढ़ता रहता है, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा, 10 दफ़ा पढ़ा, फिर भी उसे याद नहीं होता। फिर हम क्या बोलते हैं, लिखो, लिख लिख के याद करो। फिर हम लिखना शुरू कर देते हैं। मुझे खुद भी याद है, पता नहीं FSC में कितने रजिस्टर्स हमने भर दिए थे लिख लिख के याद करने के वाले से। वो लिख भी लेता है, फिर एग्जाम में जाके भूल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे साथ भी होता था कि पढ़ भी लेते थे, लिख भी लेते थे, लेकिन फिर भी भूल जाते थे। इसका मतलब है जो गैप है बेसिकली हमें याद करना किसी ने नहीं सिखाया। और अल्टीमेटली जब बच्चे को याद नहीं होता तो फिर हम बच्चे पे क्या टैग लगा देते हैं कि ये ज़हीन नहीं है। हम बच्चे पे टैग लगा देते हैं ये बच्चा ज़हीन नहीं है। अगर उसी बच्चे को कोई भी मूवी दिखा दी जाए, क्या उसे याद होगी कि नहीं होगी? कोई भी ड्रामा दिखाया जाए, उसे याद होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, और उसने कभी भी ड्रामा या मूवी को याद करने की कोशिश नहीं की, उसने कोई इसे रट्टा नहीं लगाया होता, कोई इसे लिखा नहीं होता कि मुझे ये याद हो जाए। हम सब कोई भी ड्रामा देख लें, जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ कितनी मूवीज़ याद हैं, कहते सर जितनी देखी हैं सारी याद है। ऐसे होते जितने ड्रामे देखे हैं सारे याद हैं। मज़े की बात यह है कि उसको हम याद भी नहीं कर रहे होते, याद करना चाह भी नहीं रहे होते, और वो हमें याद हो जाता है। और जिसको चाह रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स से टीचर्स को लगता था कि हम याद नहीं करते या पढ़ते नहीं हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे, रात को अपनी पूरी तैयारी के साथ रट्टा लगा के सुबह नमाज में भी हमें वही ऐसे याद आ रहा होता था जिसका सुबह जाके टेस्ट होना होता था, लेकिन फिर जाके ऐसे भूल जाते थे। तो क्यों ऐसा हुआ कि जिस चीज़ को याद करना चाह रहे हैं वो भूल जाता है, और जिसको नहीं याद करना चाह रहे हैं और वो याद हो रहा है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गैप है हमारा कि हमने बच्चे को याद करना ही नहीं सिखाया। और आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारे बच्चे पेपर दे के आते हैं, उनके 100 में से 100 नंबर होते हैं, लेकिन 2 दिन बाद पूछ लें उनको कुछ भी याद नहीं रहता। दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं और उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। ऐसा के साथ दैट इज़ अ इनविजिबल गैप। इसीलिए मैं मेमोरी ट्रेनर बना, और जब मैंने इस गैप को आइडेंटिफाई किया कि बच्चों को याद क्यों नहीं होता, तो मुझे पता चला कि इतनी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप इजीली किसी भी चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। क्योंकि रट्टा लगाना या रोड मैथड, इसको बोलते हैं रीड एंड रिपीट मैथड, ये सबसे लोएस्ट मैथड है कि आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप उसे बार बार पढ़ना शुरू कर दें और वो चीज़ याद होना शुरू हो जाएगी। और 2019 में फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। खुद इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर हूँ। ओके, खुद मैंने पहले सर्टिफिकेशन ली, और उसके बाद जब मैं मार्केट में आया तो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्हें लगा कि याद करना तो बच्चे की सलाहियत होती है, एक बच्चा अगर कुन ज़हन है तो वो कुन ज़हन है, उसको अल्लाह ताला ज़हन इतना ज़्यादा दिया है। और जब मैं बच्चों से पूछता हूँ
कि अगर आप बताएंगे अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा जहन दिया कि नहीं दिया, सब बच्चे बोलते हैं कि एक जैसा दिया है। तो मैंने कहा अगर एक जैसा ना दिया होता तो फिर तो अल्लाह ताला से कहते हैं या अल्लाह मेरे दोस्त को आपने अच्छा जहन दिया था, वो तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मैं पीछे रह गया। क्या ऐसा कह सकते हैं अल्लाह ताला से? नहीं कह सकते, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने एक जैसी सलाहियतों के साथ पैदा किया है। क्योंकि उसी बच्चे को जिसके ऊपर आपने उन जहन का टैग लगाया है या निकम्मे का टैग लगाया है, उसी बच्चे को कोई भी गाना सुना दें या कोई भी मूवी दिखा दें, कोई भी स्टोरी पढ़ा दें, तो आपको एज इट इज़ पूरी फिल्म जो है वो सुना देगा कि उस फिल्म में एक एक सीन सुनाएगा कि कौन कौन सा सीन था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को हमने छोड़ दिया है और ये शुरू से ही स्टार्ट से ही चला आ रहा है। उसके बाद जब मैंने इंटरनेशनल स्टार्ट किया, इंटरनेशनली लोगों को कोविड में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड आई वाज श्योर कि अंग्रेज़ों में भी ये सबसे बड़ा मसला था। उनके भी एजुकेशन सिस्टम में रिमेंबरिंग नाम की चीज़ नहीं है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने याद करना है तो उसे याद कैसे करना है। तो आज हम इस चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जहन कैसे, सिर्फ सीखना है हमने कि आपका जहन कैसे काम करता है, क्यों आपके जहन ने उस मूवी या उस ड्रामे को याद कर लिया। अगर वही पैटर्न हम अगर अपनी एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई कर देंगे तो आप किसी भी चीज़ को ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसकी तरफ हम आते हैं। पहले वाई मेमोरी मैटर्स। अब मेमोरी जब मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा जी डिजिटल दौर है, सारी चीज़ें गूगल पे कंप्यूटर पे पड़ी हुई हैं, मेमोरी की क्या ज़रूरत है, या हमारा शुरू से एजुकेशन सिस्टम मेमोरी के ऊपर बेस क्यों करता है। कभी सोचिए ये बात कि क्यों हम बच्चे का मेमोरी का ही टेस्ट क्यों लेते हैं, उसका पढ़ने का टेस्ट ले लें। कोई भी बोर्ड का पेपर हो, जो बच्चा सही पढ़ेगा उसके पूरे नंबर, तो कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं। अगर ये सिर्फ लिखने के टेस्ट ले लें कि जो ये पेपर है आपके पास, जो लिखेगा उसके पूरे नंबर आएंगे, तो कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं। मेमोरी का टेस्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपका जहन उसी चीज़ को प्रोसेस करेगा जिसको वो याद रखेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रब्बी ज़िदनी इल्मा जो दुआ में सिखाएगी, उसका मतलब ये नहीं था कि हम FSC कर लें या BSc या डॉक्टर बन जाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, वो वाला इल्म नहीं था, दैट इज समथिंग एल्स। और वो कब आता है? जब आपके जहन में कोई चीज़ होती है, आपको कोई चीज़ याद होगी तो आपका माइंड उसको प्रोसेस करेगा और आप उसको बना सकते हैं या उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर पूरी डिटेल करेंगे। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आज आई है वो किस चीज़ पे बेस कर रही है? तो मेमोरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यही अलमिया है, हम अब एक ही चीज़ बच्चे को बार बार 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में वही चीज़ रिपीट करवा रहे होते हैं। ऐसे ही होता है। और उसके बाद जब हमारे बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, उसकी वजह भी यही होती है कि वो एग्जाम वाले दिन तो उन्हें सारी चीज़ें याद होती हैं, लेकिन उसी रात अगले दिन वो सारा कुछ भूले हुए थे। तो मेमोरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी चीज़ है कि हम अगर अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे अंदर डिसीजन, हम कोई भी फैसला कैसे लेते हैं, जो मेमोरी हमारे अंदर स्टोर है उसी की बेस पर फैसला ले रहे होते हैं। अगर हम ज़हीन नहीं होंगे, अगर हमारी मेमोरी शार्प नहीं होगी, तो हम कैसे डिसीजन लें, हमें तो पता ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल लेंगे, आपको सिखाया जाता है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, रेड पे ब्रेक लगानी है, येलो पे आपने रेडी होना है और ग्रीन पे आपने गुजर जाना है। ये बताया गया बच्चों को, सिखाया गया, बच्चों को भूल गया। अब वो जैसे ही ट्रैफिक लाइट्स पे पहुंचेगा तो उसे याद ही नहीं रहेगा कि रेड पे मैंने क्या करना है, ग्रीन पे क्या करना है और येलो पे क्या करना है। तो हो सकता है वो रेड लाइट ऑन और वो गुजर जाए तो उसको पनिशमेंट होगी। दैट इज़ एक छोटी सी एक आपको मिसाल है। सिमिलरली हम लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं और अगर हमारे मेमोरी में वो चीज़ होगी नहीं तो हो सकता है कि गलत डिसीजन ले लें, जिसका बाद में हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़े। तो मेमोरी इंप्रूवमेंट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कोई अगेन वही बात है कि फिक्स नहीं है। अगेन मैं आई थिंक सो कि नेक्स्ट लाइट की मेमोरी जो हमारा एक हमने एक चीज़ बनाई हुई है कि मेमोरी फिक्स होती है कि नहीं होती है। क्या ख्याल है? अभी तक हमें यही लगता है कि मेमोरी फिक्स है, जितना कुछ कर लिया वो काफ़ी है, जितने बच्चे को जो है वो सिखा दिया मेमोरी को फिक्स चीज़ है। तो आपको बताऊं कि मेमोरी कोई भी फिक्स चीज़ नहीं है। मेमोरी इज जस्ट लाइक आंखें बंद करें, आप यहाँ बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं, इतनी अनलिमिटेड मेमोरी है आपके पास। और दैट्स अ स्किल है, उसको अगर आप सीख लेते हैं। एंड देन अगेन मेमोरी इज लाइक अ मसल, जैसे हमारे बॉडी के दूसरे मसल्स होते हैं, इसी तरह माइंड मसल्स हैं। जितना आप इनको यूज़ करेंगे, जितना आप इनको इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है वो मेमोरी इंप्रूव होती रहेगी। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने सीखना है, लर्न करना है कि किस तरीके से जो है वो हमारा जहन काम करता है, कैसे वो चीज़ों को स्टोर रखता है। अगर आपको सिर्फ ये पता चल गया तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कितनी मेमोरी होती है हमारी, क्या लगता है कितना हम चीज़ों को याद रख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 पेजेस की 6 लाख किताबें हम याद रख सकते हैं। इतने आपके माइंड की कैपेसिटी है। 500 पेजेस की 6 लाख किताबें आप लोग याद रख सकते हैं और ये प्रूवन है। लेकिन हमारा ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपके पास मोबाइल है तो गीगाबाइट्स में या जीबी में मेमोरी को बोलते हैं। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मोबाइल कैलकुलेट किया जाए तो ये 2.5 पीटाबाइट्स बनती हैं, जो कि गीगाबाइट से 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो पीटाबाइट्स बनता है।
तो उसको आसान अल्फाज में बता दूँ कि 500 सफ़ों की 6 लाख किताबें हम याद रख सकते हैं। इतनी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई है। लेकिन हमारा माइंड जो कि इस तरह बुक के फॉर्म में या कंप्यूटर में जैसे हम सेव करते हैं वैसा सेव नहीं करता। ये बड़ा ज़हीन अल्लाह ताला ने हमें इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, और अशरफुल मखलूक़ात भी हम सिर्फ इस जहन की वजह से हैं। ये सिर्फ चेक करता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उन चीज़ों को याद रखता है जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होगी। जिसको आप याद रखना चाहते हैं उसको याद रखेगा, जिसको आप भूलना चाहते हैं उसको वो भूल जाएगा। तो सिर्फ मेमोरी इम्प्रूव नहीं होती, मेमोरीज डिलीट भी होती हैं। कोई भी बैड मेमोरीज हैं उसको डिलीट करना चाहें तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं। ओके जी, अब एक छोटा सा हम एक्टिविटी करते हैं कि चेक करते हैं कि हमारी कितनी मेमोरी है, हम कितने ज़हीन हैं। इसको बिल्कुल भी वो आपने बहुत परेशान नहीं होना कि याद होगा कि नहीं होगा। जस्ट एक सिंपल सी फन एक्टिविटी है, तो हम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गई? तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं बोलता हूँ बेसिक मेमोरी, कि हमें जो आम जिंदगी में अल्फाज हैं वो हमें कितने याद रहते हैं। जैसे कि बच्चों जब मैं सेमिनार करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि चलें जी घर का सामान लेके ना यकम तारीख को एक लिस्ट बनती है कि घर में कौन कौन सा सामान चाहिए। तो सामान की एक लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हम उन्हें कैसे याद रख सकते हैं। करना चाहेंगे भाई साहब? ओके जी, एक्सलेंट। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से। अब आप लोगों के पास पेंसिल और बुकलेट पहुँच चुकी होगी, तो हम ऐसा करते हैं कुछ वर्ड्स लिखते हैं। जैसे नंबर 1 लिखें। नंबर 1 पे अब आप लोगों ने बताना है क्या लिखें। जैसे कोई भी खाने पीने वाली चीज़ हो सकती है, कोई भी जो आपके घर में चीज़ सामान चाहिए हो, आप इनके देखें जो भी चीज़ कॉमन जो चीज़ें हैं उनको हम लिखेंगे। तो नंबर 1 वॉलंटियरली कौन बताएगा क्या लिखें? बॉल पॉइंट। अच्छा, हम इस पे कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं। इस पे टाइप कर लें, आप सिर्फ बताते रहेंगे और हम उनको कंप्यूटर पे लिखते रहेंगे। अगर से आपके पास पेंसिल नहीं है तो ये मतलब ओके जी। जैसे ये नंबर 1 लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ जो आपके जहन में आ रही हो आपने बताना है कि क्या लिखा जाए नंबर 1 पे। वेजिटेबल, एक्सीलेंट। है नंबर 1 पे वेजिटेबल लिखेंगे। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिखते रहें, अदरवाइज यहाँ पे आता रहेगा। ओके जी। नंबर 2 शुगर। ओके जी, नंबर 2 शुगर। आप फीमेल साइड पे आते हैं जी मैम। टी टी ऑयल। ओके, घी जी, ऑयल। नहीं, नंबर 2 पे नीचे शुगर। ओके, स्पेलिंग को आपने फॉरगेट करना है, जैसे हम लिखना है। ठीक हो गया? ठीक है। नंबर 3 पे ऑयल, घी, शैम्पू। ओके जी, 1 by 1। नंबर 4 पे शैम्पू, टी। ओके। नंबर 5 पे आज तक ये बच्चे बंदे के हमारे स्पीड ज़रा स्लो है, तो 1 by 1 चलते हैं। एक्सीलेंट। शैम्पू नंबर 5 पे। 5 पे क्या बोला जी? इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक्सीलेंट जी, जो कि आजकल बड़ा मसला है। 5 नंबर 6 पे बेकरी आइटम्स। कोई भी बता दो। बिस्किट लिख लें। ब्रेड। ओके जी, ब्रेड लिखें। चले जी, 6 पे बिस्किट आ गया, तो नंबर 7 पे ब्रेड लिख लें। नंबर 8 पे बटर। एक्सीलेंट। ओके जी, जैम भी लिख लेते हैं जी। नंबर 9 पे जैम लिख लें। ओके जी। 10 पे सोप। ओके जी, नंबर 10 पे सोप। केचप जी, केचप एंड देन मायोनीज, एग्स। ओके जी। राइस 14। इसमें चिली। ओके जी, लास्ट वन हमारा है आखिरी। क्या लिखा जाए लास्ट में? नमक, सॉल्ट। ओके जी, सॉल्ट। ओके जी, अब हम ये 15 वर्ड्स लिख लिए हैं। ठीक है जी, सबके सामने हैं। नंबर 1 पे हमने वेजिटेबल लिखा था। नंबर 2 पे हमने शुगर लिखा हुआ है। अब सबने थोड़ा सा मैच कर लेना है। नंबर 2 पे हमारे पास शुगर है। नंबर 3 पे ऑयल है। नंबर 4 पे हमने शैम्पू लिखा हुआ है। नंबर 5 पे बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड देन नंबर 6 पे बिस्किट्स हैं। एंड नंबर 7 पे ब्रेड है। 8 पे बटर है। 9 पे हमारे पास जैम है।
10 पे सोप है, 11 पे केचप है, 12 पे एग्स हैं, 13 पे राइस है, 14 पे चिलीज हैं और 15 पे हमारे पास सॉल्ट है। अब इसे याद करना है। तो पहला स्टेशनरी, ओके अभी पहले इसको याद कर, वर्ड्स तो फिर बहुत सारे हैं, पहले हम सीख लेते हैं। ओके जी, पहला सवाल ये होता है कि किस तरीके से याद करेंगे इसे। मेथड कौन सा यूज करेंगे? रीड एंड रिपीट मेथड, बार बार इसको रटना दोहराएंगे, कोशिश करेंगे कि हमें ये याद हो जाए। और दूसरा, कितना टाइम लगने वाला है इसको याद करने में, कितना टाइम में याद हो जाएगा? 5 मिनट में, 10 मिनट, 2 मिनट। तो अभी ऐसा करते हैं कि क्विकली 1 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि हम कितने वर्ड्स जो है वो इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जेन्युइनली सबने कोशिश करनी है ताकि जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं तब आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि जब आपने कोशिश की थी आप क्या गलतियां कर रहे थे, या हमारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं जब भी वो किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, और बेस्ट वे क्या है कि हम किसी भी चीज़ को या इस लिस्ट को हम इसको मेमोराइज कर सकें। तो टाइम स्टार्ट नाउ। 1 मिनट में हमने क्विकली जो है वो ट्राई करना है कि इसमें से कितने वर्ड्स हमें याद रहते हैं। कोशिश करेंगे सारे। ठीक है